प्रश्न 1। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए? उत्तर, यूएसए। 26 जुलाई 2024 को भारत और यूएसए ने पुरावशेषों की अवैध तस्करी से निपटने के लिए अपना पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौता सीपीए पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में विश्व विरासत समिति में श्री गोविंद मोहन और अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता 1970 के यूनेस्को सम्मेलन के अनुरूप है। सीपीए का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना और तस्करी की गई कलाकृतियों को वापस लाना है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सक्रिय प्रयासों को रेखांकित किया, यह उल्लेख करते हुए कि 1976 से 358 पुरावशेष वापस लाए गए हैं, जिनमें से 3452014 के बाद से लौटाए गए हैं। प्रश्न 2। हाल ही में किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम पारित किया है, जो बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जकों के लिए सीमाएं निर्धारित करने वाला एक व्यापक कानून है? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने पेरिस जलवायु समझौते के अनुरूप अपने प्रयासों को संरेखित करते हुए ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को विनियमित करने के लिए अपना पहला जलवायु परिवर्तन अधिनियम लागू किया है। कानून बड़े प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन सीमाएं अनिवार्य करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्थानीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। एक प्राथमिक लक्ष्य कोयले से उत्सर्जन को कम करना है, जो दक्षिण अफ्रीका का मुख्य ऊर्जा स्रोत है, जिससे यह शीर्ष कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। अधिनियम कृषि, परिवहन और उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करता है, जिसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय जिम्मेदार है। यह एक कार्बन बजट प्रणाली पेश करता है, जहां बड़े उत्सर्जक निर्धारित सीमाओं से अधिक होने पर अतिरिक्त कार्बन करों का सामना करते हैं। प्रश्न 3। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर स्थापित की जाएगी, जो कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाएगी। बंदरगाह मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 284 करोड़ रुपए से अधिक की इस परियोजना को मंजूरी दी है, जिसे सार्वजनिक निजी भागीदारी में विकसित किया जाएगा। यह सुविधा रसद को सुव्यवस्थित करने, अपव्यय को कम करने और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करने का लक्ष्य रखती है। यह गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज और गेहूं जैसी प्रमुख वस्तुओं के निर्यात का समर्थन करेगी। सोनोवाल ने जोर देकर कहा कि यह पहल किसानों को सशक्त बनाने और भारत के कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न 4। हाल ही में ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने वाले टाइफून का नाम क्या है? उत्तर, टाइफून गाइमी। हाल ही में टाइफून गाइमी ने ताइवान, फिलीपींस और दक्षिण पूर्वी चीन के कुछ हिस्सों में तबाही मचाई। भारी बारिश के कारण मनीला खाड़ी में 1.4 मिलियन लीटर तेल से लदा एक तेल टैंकर डूब गया। इस तरह के तेल रिसाव तब होते हैं जब परिवहन, अपतटीय ड्रिलिंग या टैंकर दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के कारण कच्चा तेल या परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद पर्यावरण में छोड़ दिए जाते हैं। इन रिसावों का पारिस्थितिक तंत्र और मानव समुदायों पर गंभीर और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। फैले हुए पदार्थों में गैसोलीन और डीजल जैसे परिष्कृत उत्पाद शामिल हो सकते हैं, जो अक्सर कच्चे तेल की तुलना में अधिक विषाक्त और हानिकारक होते हैं। प्रश्न 5। हाल ही में
किस देश ने 2024 से 25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता ग्रहण की है? उत्तर भारत। भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में चीन से एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता 2024 से 25 के लिए ग्रहण की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख राजेंद्र सिंह भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष के रूप में उन्होंने एडीपीसी की 5वीं बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बैठक की भी अध्यक्षता की। 1986 में स्थापित एडीपीसी एक गैरलाभकारी क्षेत्रीय संगठन है जो एशिया और प्रशांत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देता है। यह प्राकृतिक खतरों और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को संबोधित करता है, जलवायु और शहरी लचीलापन पर वैश्विक पहलों का समर्थन करता है। संस्थापक सदस्यों में चीन, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं।